नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 68 से 72 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 67 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसे हल कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 68। 68 में आप देखोगे पहला प्रश्न जो है संख्याओं के गुणनखंड की समझ पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है संख्याओं 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करना है। समान गुणनखंड 16 का गुणनखंड और 24 का गुणनखंड। सबसे पहले अपन गुणन क्या होता है और गुणक क्या होता है। एक गुणनखंड होता है, दो चीजें होती है गुणनखंड। गुणनखंड क्या है और गुणक क्या है। गुणक वो होते हैं जो एक ही संख्या को उसी संख्या के अनुसार आगे गुणा होते रहते हैं। जैसे 7 का पाड़ा बोलोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो ये 14 और 21 ये इनके गुणक हैं, 7 के गुणक कहलाते हैं। और गुणनखंड वो होते हैं कि वो कोई भी संख्या होगी तो उसमें किस किस संख्या का उसमें भाग दें तो वो पूरा पूरा जा सकता है। जैसे मैंने कह दिया 8, तो 8 में मैं 1 का भाग दूंगा तो भी जाएगा, 8 में मैं 2 का भाग दूंगा तो भी जाएगा, 8 में मैं 3 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो ये 3 जो है ये गुणनखंड 8 का नहीं होगा। इसी तरह 4 का दूंगा तो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का मैं दूंगा 8 एकम 8, तो 8 का जा रहा है। तो जो संख्या का भाग जा रहा है वो आपके गुणनखंड होते हैं। आप यहाँ देखोगे तो 16 के गुणनखंड पूछे, 16 में आप 1 का भाग दोगे तो 16 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का दोगे तो भी जाएगा, 8 दूनी 16, 4 का दोगे जाएगा, जबकि 3 का नहीं जाएगा। 3 का पाड़ा बोलो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 संग 18, 16 कहीं आया ही नहीं। तो ये कह सकते हैं 3 इसका गुणनखंड है, वो नहीं होने वाला। 16 का गुणनखंड 3 नहीं है, 4 है, 8 है और 16 है। इसी तरह 24 का गुणनखंड 1 है, 2 है और 3 है। 24 का गुणनखंड 3 है, क्योंकि 3 का पाड़ा बोलेंगे तो 24 आ ही जाएगा। 4 भी है, 4 के पाड़े में 24 आते हैं, 6 के पाड़े में आते हैं, 8 के पाड़े में 24 आ जाते हैं, 12 के पाड़े में और 24 के पाड़े में। इस तरीके से ये 24 के गुणनखंड हो गए और ये आपके 16 के गुणनखंड हो गए। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो अब समझाता हूँ कि इस प्रश्न को आपको हल करना था, किस प्रकार करना था। समझने की कोशिश करना बच्चों, बड़ा ही प्यारा और समझने का टॉपिक है ये, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा समय ज़्यादा लूँगा फिर, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ देखोगे मैंने ये चीज़ें बताई आपको। अब यहाँ पूछा है कि समान गुणनखंड बताओ। समान का मतलब इसमें और इसमें समान होना चाहिए। तो यहाँ समान गुणनखंड की बात करते, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, इसलिए मैंने एक यहाँ लिख दिया। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ 3 है परंतु यहाँ 3 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है तो यहाँ 8 लिख दिया। 6 इधर है, इधर नहीं है, 16 इधर है, 16 इधर नहीं है, 12 इधर है, इधर नहीं है, 24 इधर है, इधर नहीं है। तो अब समान गुणनखंड की बात हुई तो समान गुणनखंड यही हुए आपके, यही आपके समान गुणनखंड हुए। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 16 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड बताओ। सबसे बड़ा, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 8 है। इनमें से सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? 8। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये प्रश्न को इस तरीके से हल करना था। तो ये आपके गुणनखंड की समझ आपके अंदर जब विकसित होगी तब जाके इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित संख्याओं के समान गुणनखंड लिखिए। यानी 6 और 15 का समान गुणनखंड, यानी 6 के पाड़े में भी संख्या आनी चाहिए और 15 के पाड़े में भी आनी चाहिए। तो 1 का पहाड़ा बोलेंगे तो 6 भी आएगा और 1 के पाड़े में 15 भी आते हैं। 2 के पाड़े में 6 तो आ जाते हैं, 15 नहीं आते हैं। 3 के पाड़े में 6 आते हैं, 15 भी आते हैं तो 3 भी लिख दिया। फिर 4 के पाड़े में 6 नहीं आएंगे, 5 के पाड़े में 6 नहीं आएंगे, 5 के पाड़े में 15 तो आ जाते हैं, तो ये समान नहीं होगा। इस तरीके से अपन निकालते हैं तो इसमें समान गुणनखंड 1 व 3 देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार 12 और 34 के समान गुणनखंड 1 व 2 है, 15 और 37 के समान गुणनखंड 1 व 3 है, 45 और 85 के समान गुणनखंड 1 और 5 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न जो है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 36 और 45 में पूरा पूरा भाग जाता है। 36 और 45 में, इसको इस प्रकार आपको गुणनखंड ज्ञात निकालना है। फिर आपको समानता देखनी है, 1 और 1 की समानता है,
3 और 3 की समानता है, 9 और 9 की समानता, बाकी कहीं समानता नहीं नजर आएगी। तो ये तो हो गया आपके समान गुणनखंड। अब बड़ी संख्या का पता करना है कि बड़ी कौन सी है इन तीनों में, तो 9 बड़ी है, तो ये आपका समान गुणनखंड हो गया और सबसे बड़ा गुणनखंड है ये 9 हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 20, 60 और 80 में पूरा पूरा भाग जाए। तो 20 का भाग 20 में भी जाएगा, 20 का भाग 60 में भी जाएगा और 20 का भाग 80 में भी जाएगा। तो 20 एक ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसका भाग 20, 60 और 80 तीनों में जाता है। इस तरीके से ये प्रश्न हल करना था। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 69 की तरफ। इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तीयक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ये है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि यहाँ आपको देखने को जो बादल देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर बहुत अच्छी जानकारी है जो आपके समझने लायक है। क्या लिखा है कि गुणज को अपवृत्तीय भी कहते हैं। जो आप गुणज ज्ञात करते हैं, जैसे मैंने 7 का पहाड़ा बताया, उससे अपवृत्तीय भी कहते हैं। और सबसे छोटा समान अपवर्तीय लघुत्तम समापवर्तीय कहलाता है। जो सबसे छोटा समान अपवर्तीय है वो क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्तीय कहलाता है। देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। 7 के 8 अपवृत्तीय यानी गुणज लिखिए। 7 के कितने लिखने? 8। 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 संग 42, 7 7 49, 7 8 56। इसी तरह 5 के 8 अपवृत्तीय लिखो यानी गुणज लिखो। तो ये 5 के 8 लिख दिए। अब दोनों के समान अपवर्ती गुणज बताओ, दोनों के समान बताने हैं। तो समान देखते हैं तो यहाँ 35 आ रहा है, तो यहाँ 35 आ रहा है। इसके अलावा कहीं समानता नजर नहीं आ रही है, तो समान क्या हो गया? 35 हो गया। अब सबसे छोटा समान अपवर्तीय लिखिए। सबसे छोटा समान अपवर्तीय यानी छोटा करो बड़ा करो, ये 35 ही है। तो ये लघुत्तम समापवर्तीय क्या हो जाएगा? यहाँ 35 हो जाएगा। यहाँ एक सबसे छोटा समान अपवर्तीय लघुत्तम समापवर्तीय कहलाता है। तो ये परिभाषा याद हो जानी चाहिए आपको, जो समझने लायक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। दूसरा प्रश्न है लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। दूसरा है लघुत्तम समापवर्तीय से संबंधित प्रश्न है, उसे ज्ञात करना है। 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। 8 और 12 का लघुत्तम सम 8 और 12 में 2 का भाग दिया, तो 2 का पहाड़ा 8 में दिया 4 बार, 12 में 6 बार, फिर 2 का 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, फिर 2 का 2 में 1 बार और 6 में 3 बार। इस प्रकार ये दिया। तो 2 × 2 × 2 × 3, तो इसका आ गया लघुत्तम समापवर्तीय कितना? 24 आ गया। 8 और 12 का एलसीएम 24 आ गया। इसी तरह दूसरा, तीसरा और चौथा आपको हल करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जो आपके समझने के लायक है। 16 और 32 का अपवर्तक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अपवर्तक। अपवर्तक किसे कहते हैं? गुणनखंड को कहते हैं। अपवर्तक गुणनखंड को कहते हैं। एक अपवृत्तीय है, अपवृत्तीय कहते हैं गुणज को। किसे? गुणज को। और अपवर्तक कहते हैं गुणनखंड को। तो 16 के अपवर्तक गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो ये हो जाएंगे। और 30 के अपवर्तक यानी 30 के गुणनखंड ये हो जाएंगे। अब दोनों के समान, तो समान आपको 1 1 मिलता है, 2 2 मिलता है, बाकी कहीं समानता कुछ है नहीं, 1 व 2 है, ये समान है। अब आपको यहाँ पे इस बादल के अंदर देखने को मिल रहा है कि गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। सबसे बड़ा समान अपवर्तक महत्तम समापवर्तीय कहलाता। जो ध्यान रखना है कि गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं और सबसे बड़ा समान अपवर्तक महत्तम समापवर्तीय कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ा अपवर्तक है आपका 2, क्योंकि एक तो छोटा है, तो सबसे बड़ा 2 हो गया। इसी तरीके से आपको ये प्रश्न करने थे जो एचसीएफ से संबंधित हैं। चौथे का पहला, चौथे का दूसरा, चौथे का तीसरा और चौथे का चौथा। इस तरीके से ज्ञात करना है। फिर उसमें से आपको पता करना है करने के बाद में कि सबसे बड़ा है वही मान्य होगा। अब बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 70 की तरफ। एलसीएम जिसे लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय है, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे अपन। भाग विधि द्वारा 12, 14, 18 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। जैसे एक ज्ञात किया हुआ है 12, 14, 18 का, इसी तरीके से 77, 88, 132, 24, 30, 18,
तो 12, 14, 18 का ज्ञात किया है। जैसे 2 का पाड़ा 12 में 6 बार बोले तो 6 आ गए, 2 का पाड़ा 7 बार बोले 7 आ गए, 2 का पाड़ा 9 बार बोले 9 आ गए। इसी प्रकार फिर 3 का पाड़ा बोले तो 3 दूनी 6, फिर 7, फिर 3, फिर इस प्रकार ये देखा तो आपके ये संख्याएं आ जाती है। अब ये संख्या इस प्रकार आई है, सिंगल संख्या आ गई है अपनी। अब अपन क्या करेंगे, 2, 3, 2, 7, 3, यानी इन सब को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 252 आ जाते हैं। 252 है आपका लघुत्तम समाप्रत्यय है। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा ये भी करना है। आगे चौथा, पांचवा, छठा भी इसी तरीके से हल करना है। आराम से आप इसे कर सकते हो, समझते हुए इसे हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की तरफ। ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर वाले प्रश्न के उत्तर हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऊपर जो प्रश्न है, इससे ऊपर वाला ये प्रश्न जो है, इसी प्रश्न के हल है। एक बार वापस बता देता हूँ कि किस प्रश्न के उत्तर कौन से। 4 नंबर है, इस 4 नंबर का ये उत्तर है, 5 नंबर का ये है, और इस 6 नंबर का ये है। ये ध्यान रखना है। कहीं आप ढूंढने शुरू हो जाओ, भाई इसके उत्तर सर ने कहाँ लिख दिए हैं, हम कहाँ से ढूंढे, हमें समझ में नहीं आया। तो ये बात आपको बतानी थी, इसलिए वापस बताइए। अब बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। महत्तम समाप्रत्यय अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं। 30 और 45 का अलग अलग ज्ञात करते हैं तो आपके 15 आते हैं। इसी तरह 16 और 24 का मैंने यहाँ ज्ञात किया, 8 आया। और फिर 3 और चौथा जो प्रश्न है ये भी किया तो 21 और 4 आया। इस तरीके से ये करने थे। अब आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 71 की तरफ। पूर्णांकों की तुलना आरोही और अवरोही क्रम की समझ से संबंधित है। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करें जो क्या, देखो -10 से 3 अधिक, -10 कहाँ पर है, यहाँ पर -10 है, इससे 3 अधिक, 1 अधिक, 2 अधिक और 3 अधिक, कितना हो गया, -10 से 3 अधिक -7। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा आपका -7, -7 आ गया। -2 से 3 कम, -2 कहाँ है, यहाँ पर -2 है, यहाँ से कितने करने हैं, 3 कम करने हैं, तो ये 3 कम -5 हो गया, तो -5 आ जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ो दूसरे प्रश्न की तरफ। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उसका मान बताएं। पहला देखोगे तो 9 + -6, तो 9 + कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी शून्य से आप बढ़ोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से -6 करना है, तो 1 किया कम, 2, 3, 4, 5, 6 कम किया तो कितना हो गया, 3 आ गया। इसी तरह देखोगे -3 + -7, -3 कहाँ पर है, ये है -3, इसमें आप क्या करोगे, -3 में से -7 करोगे, 1 माइनस किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया और 7 किया, तो उत्तर आ गई -10। आगे देखो, गया देख लेते हैं। -8 + 4, -8 जो है इसमें 4 प्लस करना है, 1, 2, 3, 4, कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। -2 कहाँ पर है, ये पड़े -2, -2 है, ये है आपके, इसमें 8 प्लस करना है, -2 में 8 प्लस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 प्लस करिए तो 6 हो गए। अब वापस -4 करना है, 1 किया -2, 3, 4 माइनस किया तो कितने आ गए, 2, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 2 उत्तर हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं को बताना है। यहाँ आप देखोगे तो ये संख्या रेखा है, ये प्लस शून्य है, शून्य के इधर है धनात्मक और इधर वाले आपकी ऋणात्मक है। ये ऊपर ABCD बिंदु है और ऊपर जो है ये उसके संगत पूर्णांक है। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए कि यदि बिंदु D का पूर्णांक क्या है, +8, बिंदु D का पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा, तो -8 वाला बिंदु हो जाएगा आपका E हो जाएगा। आगे बिंदु A धनात्मक है या पूर्णांक, B जो है बिंदु A है वो धनात्मक है क्योंकि शून्य से इधर है, इधर वाली संख्या सभी धनात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा। बिंदु B और E का संगत, बिंदु B का संगत क्या हो गया,
4 हो गया, और बिंदु ई का संगत हो गया -8, तो ये हो गया -8। आगे बिंदु जी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, धनात्मक है या ऋणात्मक, तो ये इधर देख लीजिए, ये ऋणात्मक है। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 72, पूर्णांकों के योग, व्यकलन, गुणा, भाग की संक्रिया, यानी योग है, घटाव है, गुणा है और भाग है। यहाँ देखोगे तो -438 है पहले के अंदर, इसमें भाग देंगे -438 का, तो प्लस में उत्तर आएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाग देने पर। दूसरा देखोगे तो -15 में से 5 का भाग देंगे तो -3 उत्तर आ जाएगा। या -12 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस हो गए 72, गुणा किया तो 72 हो गए। शून्य में 1 का भाग दिए, किसी संख्या का भाग देते हैं तो शून्य ही आएगा। इसी तरीके से देखो प्रश्न नंबर 2 नंबर देखोगे तो -107 में 107 का भाग देंगे तो -1 उत्तर आएगा। इधर देखोगे -3 प्लस 2 और -2 प्लस 1 किया तो उत्तर आया 1। इधर 36 है माइनस के, इधर 9 है माइनस के, भाग दिया तो प्लस के आगे 4, माइनस माइनस प्लस हो गई। इधर 4 को गुणा किया -3 इंटू -5 से, तो प्लस के 60 उत्तर आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य बताने हैं। पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट करता है, तो ये बात सत्य है। किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ये भी बात सत्य है। -23 में -1 का भाग देते हैं तो शून्य आता है, ये बात असत्य है। पूर्णांक संख्याओं के लिए शून्य गुणात्मक तत्समक है, ये भी बात क्या है, असत्य है। अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 को। यदि दोपहर के 12 बजे तापमान 0 से 5 डिग्री ऊपर है, तो यदि वह आधी रात में तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात तक कितना हो जाएगा, तो आधी रात तक 19 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा माइनस का। 5वां ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग है -6, तो -6 योग होगा -4 और -2 जुड़ेगा तो -6 योग हो जाएगा। अंतर 8 में से 4 घटाएंगे तो अंतर 4 आ जाएगा। -15, 20 में से +5 घटाएंगे तो -15, शून्य, -10 में से 10 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। इसी तरीके से इनको करना था। तो आज की क्लास अपनी समाप्त हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।